जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। युद्ध में जीतता वही है जो आखिरी क्षण तक अपने मन को नियंत्रण में रखता है, अपने मन को मजबूत रखता है और अपने दिमाग को शांत रखता है। नीट एग्जाम भी एक युद्ध ही है और इस युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहला हथियार आपका होगा शांत दिमाग। या मैं कहूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है शांत दिमाग। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा। आज के इस सेशन के अंदर मैं वो सारी चीजें लेकर आया हूं जिसके लिए आप दर बदर भटक रहे हैं। ठीक है, आप ड्रेस कोड को लेकर, आप एग्जाम में क्या लेके जाना है इसको लेकर, या स्ट्रेटजी को लेकर, ओएमआर कैसे भरेंगे उसको लेकर न जाने कितने वीडियोस देख रहे हैं। और मैं तो उन क्रिएटर्स से भी थोड़ा सा नाराज हूं जो इस तरह के अलग अलग वीडियोस बनाकर बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक वीडियो बनाइए, कंप्लीट सारी चीजें एक में ही बता दीजिए, बच्चे भी पैनिक में ना जाएं और आपका भी टाइम बचे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग दिखाएंगे दिस वीडियो इज ओनली फॉर गर्ल्स। लड़के इस वीडियो से दूर रहें। होता क्या है उसके अंदर हम सब लोगों को पता है, उसके अंदर ड्रेस की बात होती है, ड्रेस कोड की बात होती है, लेकिन उनका जो थंबनेल है वो इस तरीके का दिखाया जा रहा है ताकि उनकी व्यूअरशिप बढ़े। उसको लड़कियों से ज्यादा लड़के ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस एग्जाम को अपीयर होने से पहले मालूम होनी चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं कर रही है। ऑल अबाउट द एग्जाम डे इन जस्ट वन वीडियो। और इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ में, पूरे फोकस के साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और लास्ट तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो आपकी नीट की प्रिपरेशन को, आपके नीट के अंदर पीक परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे लेवल पर डिफाइन भी करने वाला है। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं सारी चीज़ें पहले ही लिख ली है ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम के बारे में, ड्रेस कोड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीक परफॉर्मेंस का क्या मंत्र है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारे को कुछ एक चीज़ें दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 3 मई को जो नीट का पेपर है उसमें द नाइट बिफोर एग्जाम है ना। सो द नाइट बिफोर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। उसके अंदर कुछ एक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें वो एसेंशियल्स अपने साथ में रख लेने हैं। फॉर एग्जांपल एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया है, वैलिड आईडी हो गई, है ना। क्या करना है आपको, एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर पे पहले ही प्रिंट करवा लेना है। कलर्ड प्रिंट इज मोर प्रेफरेबल, है ना। कलर्ड प्रिंट आप लोग निकाल सकते हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी भी चीज़ की चिंता ना रहे, एक दिन पहले ही सब सब कुछ कर लें। फोटो दो लेनी है आपको, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको साथ में लेकर जानी है। एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका वोटर आईडी हो सकती है, वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। लेकिन सिंपल रखेंगे चीज़ों को। सबके पास में आधार कार्ड अवेलेबल होता है, आधार कार्ड लेके जाइए, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए और कुछ लेके चले गए तो कुछ लोग बोल सकते हैं, किसी एग्जाम सेंटर पे हो सकता है कि नहीं हमें तो आधार कार्ड दिखाओ, हम तो उसी को वैलिड मानते हैं। हालांकि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, इसीलिए सारी चीज़ों को पहले ही सॉर्ट आउट करके रखिए। ठीक है, एग्जाम की रात जो होती है, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होता है उससे एक रात पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको सब लोग अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पीक लेवल पर नहीं जा पाती है। द स्लीप बिफोर द नाइट ऑफ एग्जाम। देखिए क्या होता है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरी तैयारी में वो बात नहीं है, शायद मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उस लेवल पर सीरियसनेस के साथ में पढ़ा ही नहीं जिसके लिए
मैंने शुरुआत करी थी, या मेरा नीट में पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को सोचकर कुछ लोग ओवर एक्साइटेड आते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो उसके बाद में ये करेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये पार्टी करेंगे, वो। इन सब चीज़ों के अंदर आपका दिमाग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि आपको नींद नहीं आती। कुछ लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, है ना। तो नींद नहीं आती तो क्या क्या करते हैं लोग बाग जाते हैं इसके ऊपर, लोग बाग जाते हैं इसके ऊपर। ये जो आपका दुश्मन है ना, ये फोन, आपका मोबाइल फोन, ये जो है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अगर एग्जाम से पहले वाली रात को अगर आप स्क्रीन के पास में चले गए, तो मान के चलिए कि ब्लू लाइट की वजह से आपका सर्केडियन रिदम, आपका स्लीप साइकिल बेकार होने वाला है ना। और अगर स्लीप साइकिल बेकार हो गया आपका, तो नेक्स्ट डे आप लेथार्जिक फील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना मैं कर सकता था उससे कम मैं कर पाया, या एग्जाम में वो क्वेश्चंस मेरे से रह गए जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं बस पता नहीं क्या हो गया सर। ये सब बातें आपके दिमाग में ना आए, इसके लिए आपको अपनी स्लीप के अंदर इन्वेस्ट करना है एग्जाम से पहले वाली रात को 8 आवर्स एटलीस्ट। ठीक है, 9 घंटे सो, 10 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना टाइम रोज सोते हो उससे ज्यादा सो 1 घंटा। ठीक है, स्क्रीन को अवॉइड करना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड पे मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में जो इंसान नीट की तैयारी कर रहा है, जो डॉक्टर बनने वाला है, उसको इतनी समस्याएं क्यों आ रही है कि उसके लिए हजारों वीडियोस बन रहे हैं, और हजारों वीडियोस में इस तरीके से समझाया जा रहा है कि जैसे सामने वाला तो बेवकूफ बच्चा है। चीजों को सिंप्लीफाइड क्यों नहीं रखते हैं? सिंपल बोल दिया कि हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के जानी, लाइट कलर की पहन के जानी, उसमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। सिंपली आपको वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको सिंपल अटायर में जाना है। आप नाइट ड्रेस पहन के जा सकते हैं, जो घर में नॉर्मली हम ट्राउजर या पजामा जिसको बोलते हैं, पजामा पहन के जाना है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन पजामा, है ना, बिल्कुल सिंपल चप्पल, ये आपको करना है। इसके अंदर सर मैं, मेरे पास एनालॉग वॉच है, मैं डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकता, एनालॉग ले जा सकता हूँ क्या? हैट पहन के जा सकता हूँ, टोपी पहन के जा सकता हूँ, सर रुमाल लेके जा सकता हूँ? कुछ नहीं लेके जाना है। इन सब चीजों को दिमाग से निकालिए। उस दिन के लिए आपको सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जिस चीज के लिए आप पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप एक दिन अपना रुमाल छोड़ के नहीं जाने को तैयार है। आपको अपनी घड़ी से बड़ा लगाव है। आपको किसी भी प्रकार के अलग अलग थॉट्स लाने की जरूरत नहीं, सिंपल है, एक टी शर्ट, एक लोअर, एक चप्पल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पानी की बोतल मैं आपको बताऊंगा कैसे लेके जानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए हाफ स्लीव का कुर्ती या टॉप जो भी आप पहनते हैं, है ना, हाफ स्लीव होना चाहिए। सिंपली मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि इसने अपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपा रखा है ना। हाँ, उसके बाद में क्या है, नो ज्वेलरी, है ना, कोई भी ये अपने इयररिंग्स हो गए, नोज पिन्स हो गए, ये सब नहीं पहन के जाना है। आपके जो कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल लड़कियों के इनर वेयर्स के अंदर हुक्स होते हैं, मेटल के बटन्स होते हैं, वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी है ना। ये सब लड़कों को भी अवॉइड करनी है, ज्यादा मेटलिक बटन्स वगैरह नहीं, सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं, जो घर के कपड़े होते हैं वो पहन के जाने हैं। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बुर्का पहनते हैं या फिर आप टर्बन पहनते हैं, आपके पास में आपका खुद का हथियार है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और देखो, एग्जाम सेंटर पे सभी लोग जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना आप लोगों को आखिरी समय में एंजाइटी कम हो जाएगी। आपको ये नहीं रहेगा कि मैं लेट हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट लेट होने की वजह से बच्चों की एंट्री कैंसिल हो जाती है। इसलिए टाइम से ही पहुंचे सब लोग। मैं ये वैसे तो ट्रेडिशनल जिनके अटायर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग अपना पहले पहुंच जाएं, है ना। ज्वेलरी वगैरह किसी को कुछ भी नहीं लेके जानी है। उसके बाद आते हैं एग्जाम डे के ऊपर सीधा, है ना। ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम डे पे आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है ना। लाइट खाना है, हाई फाइब्रस फूड होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, खिचड़ी दलिया खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं ना, फ्रूट्स खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। सिंपली वो खाने खाने हैं जो आपको, आपके पेट को शांत रखे, है ना। आपने खा लिया जंक फूड, है ना, इसमें मैंने शायद लिखा भी, हाँ, नो टू जंक एंड ऑयली फूड, है ना। अगर आपने जंक या ऑयली फूड खा लिया, आपका पेट परेशान है, आपको एसिडिटी हो रही है। आधे हिंदुस्तान की तो यही समस्या है कि पूरे दिन ऐसे पेट को घुमाते रहते हैं हाथ की, अरे यार आज तो खाना ही नहीं पचा। आपकी गट ही हेल्दी नहीं है। और गट के लिए सबसे बेस्ट, गट के लिए आपके सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, वो है कर्ड। कर्ड खा के जाइए। एग्जाम से जस्ट पहले नहीं खाना है, सुबह खाना है। एग्जाम से जस्ट पहले खाया तो नींद आएगी एग्जाम में।
ठीक है। उस दिन कुछ भी ऐसा नया मत प्रयोग कर लेना जिससे बाद में पछतावा हो कि सर आपने बोला था कर्ड खाना, हम तो 1 किलो कर्ड खा के गए, गट ठीक रहेगी हमारी। ये सब काम मत करना भाई। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो है वो आपको फ्रॉम द मॉर्निंग ही स्टार्ट कर देना है। आपको सुबह से ही हाई क्वांटिटी में पानी पीना शुरू करना है ना। ट्राई कीजिए कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आप एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर पी चुके हैं। ठीक है, 2 लीटर पानी आप पी लेना सुबह से। एग्जाम से जस्ट पहले बहुत ज्यादा मत पीना, वरना भागते रहोगे इधर से उधर ना। इसके बाद आता है कि आपको एग्जाम वाले दिन वॉक करनी और डीप ब्रीदिंग करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि जब आप एंशियस होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपका हार्ट जो है वो हाईली मतलब ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो ज़्यादा पंप करता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पैनिक सिचुएशन है, आप एंशियस हो रहे हैं, तो उस सब में आपके दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है ना। आपको क्या करना है, वॉक करनी है। और आप ये नोटिस भी करेंगे कि जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो हम अपने आप पैदल चलने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जिससे हमारे पाँव चले या हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। तो वही हमें करना है कि हमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है और ब्लड के अंदर प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स को पहुंचाना है। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका ब्रेन काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि लीवर काम करेगा और आप एग्जाम के अंदर आंसर लिख देंगे, आपका ब्रेन ही काम करेगा। और ब्रेन को चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी। एनर्जी कैसे पहुंचेगी, ब्लड से पहुंचेगी। ब्लड में कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, एटीपी होगी, वहां पे एनर्जी जनरेट होगी। तो ये सब जो चीजें हैं वो कब होंगी, जब आप वॉक प्रॉपरली करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हुआ, आपने डीप ब्रीदिंग करी, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा, एनर्जी पहुंची, एनर्जी पहुंची और आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन चीजें थी। एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, जो पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल, सबसे पहली बात तो नॉर्मल पानी की बोतल लेनी है, जो बिस्लरी की या किनले की, इस तरह की बोतल। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की सिंपल बोतल लेनी है और इसका ये जो रेफर है इसको हटा देना है। ये जो इस पे रेफर दिया हुआ है, इस रेफर को इस तरीके से हटा देना है और बोतल को बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट लेके जाना है ताकि उनको आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। अब इस पानी की बोतल में आपको क्या करना है, इतना पानी भरना है, इतना, है ना, आधे से थोड़ा ज्यादा। इसके अंदर इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल का एक पाउच आता है ना, उस इलेक्ट्रल के पाउच को पूरा डाल देना और हो सके तो 2 डाल देना। इससे क्या होगा, एग्जाम डे पे गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, दोपहर का टाइम रहेगा, हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर में पंखा ना हो, एसी ना हो, वो सारी सिचुएशंस आपको फेस करने मिल सकती है। हो सकता है जब आप एग्जाम के अंदर जा रहे हैं उससे पहले आप बाहर इतनी देर धूप में खड़े रहे कि आपकी स्वेटिंग इतनी हो गई, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर बह गए, तो उन सब चीज़ों को कवर करेगा। साथ में आप ग्लूकोज भी डाल सकते हैं ना, ये दोनों चीज़ें आप इनमें से कोई सी भी एक चीज़ डाल सकते हैं ना। तो या तो इलेक्ट्रल प्लस वाटर या ग्लूकोज प्लस वाटर, है ना, उससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर सप्लाई रहेगी। अब ड्यूरिंग एग्जाम ऐसा होता है कि आप मान लीजिए 1 बजे पहुंच गए, 1 PM आप वहां पे पहुंच गए, 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे तक लोगों को ये नहीं पता कि हमारे सामने भाई क्वेश्चन पेपर तो है नहीं। अब जब क्वेश्चन पेपर नहीं तो हम करें क्या, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हम करें क्या, तो बैठे बैठे सोचेंगे कि यार पता नहीं पेपर में क्या आएगा, मेरा तो वो वाला टॉपिक वीक है, उससे सवाल ना आ जाए, मेरा तो वो वाला जो चैप्टर है वो मैं पढ़ के ही नहीं आया, अब क्या होगा मेरा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आपको सिंपली ये विजुलाइज करना है कि नीट एग्जाम के बाद में आप कहाँ जाएंगे। आप नीट एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। आज आज के दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। और आप एग्जाम के बाद में क्या क्या करने वाले हैं, आप अपनी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बस इस चीज़ के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये वो कुछ बातें हैं जो एग्जाम से पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके आया हूँ, एग्जाम में पीक परफॉर्मेंस का क्या मंत्र होता है। इसके अंदर 2 चीजें मैंने रखी है, पहली चीज है ब्रेन कंट्रोल प्लस एक्टिवेशन, और दूसरी चीज है कुछ तुक्के हैं। मैं आपके लिए कुछ तुक्कों की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन तुक्के हैं, इसलिए इनको बाकियों से कंपेयर ना करें, है ना। कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ साइंटिफिक हैं, है ना। क्योंकि देखो नीट का जो एग्ज़ाम है ना, नीट के एग्ज़ाम के अंदर आपकी इंटेलिजेंस चेक ही नहीं हो रही है, उसमें चेक हो रहा है कि आप कितना जल्दी, कितना एक्यूरेट डिसीजन ले पा रहे हैं।
आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने के बाद मान लीजिए आपके पास में इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आता है, एक्सीडेंट हुआ है और बेहोश है पेशेंट, आपका डिसीजन रहेगा कि मैं मुझे इसे किस चीज का ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि अभी ये बोल नहीं पा रहा, इसके सारे टेस्ट ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट दूं जिससे इसकी जान बच जाए। तो उसके अंदर आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तभी पेशेंट की जान बचेगी। और अगर ये पूरा देश आपको उस अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहता है या आप उस लेवल पर पहुंचे कि आप वो डिसीजन ले पाए, तो उसके लिए आपका उस लेवल पे कमिटमेंट और डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस लेवल पे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या है, बस इसी चीज को देख रहा है नीट का एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन कंट्रोल और एक्टिवेशन की बात करेंगे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे तुक्कों के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, तुक्कों को मैंने लास्ट में रखा है, इसीलिए मैंने कवर कर दिया, बाकी मैंने कुछ भी कवर नहीं किया था। मुझे पता है कि बच्चे सिर्फ इसको देख के भाग जाएंगे, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली बात तो शांत दिमाग आपका रहना चाहिए, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और फोकस ऑन ब्रीदिंग कैसे करना है? कुछ लोग वहां पे अनुलोम विलोम करने लग जाएंगे, वो सब नहीं करना है। सिंपली आप बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस को छोड़ रहे हैं, है ना। तो जो आपका एंड पॉइंट है, मान लीजिए आपने इनहेल किया, उसका जो एंड पॉइंट है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपने एक्सहेल किया, उसका जो एंड पॉइंट है उसको ऑब्जर्व कीजिए। इससे बेटर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कुछ नहीं है। बस उस एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना उसके बारे में। ये नहीं सोचना कि कितना सांस लेना है, होल्ड करना है, होल्ड भी नहीं करना है। उसको रिलीज करते हुए भी ऐसे नहीं कि लंबा सांस छोड़ रहे हैं, 7 सेकेंड्स इनहेल, 3 सेकेंड्स होल्ड, 3 सेकेंड्स, वो कुछ नहीं करना है ना। सिंपली फोकस करना है ना। और हाई ग्लूकोज आपको रखना है, मैंने फिर बोला कि बॉटल के अंदर ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट डाल के लेके जाना है। एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने का रूल, आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी लोगों को ट्राई करना है 3 राउंड में पेपर हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 राउंड दे पा रहे हैं 3 घंटे में तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आज मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं किसी भी नीट एस्पिरेंट को। आपको सबसे पहली बात है राउंड्स के अंदर पेपर सॉल्व करना है। आपके सामने जैसे ही पेपर आया, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड मैं 75 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करूंगा और 100 क्वेश्चंस मुझे करने ही करने हैं। वो बायोलॉजी से आप स्टार्ट करेंगे, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, आप फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, आई डोंट केयर, लेकिन आपको सिर्फ इन 75 मिनट्स के अंदर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसका आपको देखते ही आंसर पता है या बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्मूला लग के आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो F बराबर ma लगा के अगर आपका आंसर आ रहा है, Q1Q2 अपन आर स्क्वायर से आपका आंसर आ रहा है, तो सिर्फ आप उन्हीं चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि मेरा तो फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैं तो छाती चौड़ी करके आया था, 160 नंबर मुझे फिजिक्स में लाने, 1.5 घंटा वहां पे फिजिक्स में बर्बाद कर दिया। अब जो नीट के अंदर बायोलॉजी जो इजी होती है, उस बायो को आपने छोड़ दिया, छूट गया। क्यों छूट गया? आपने फिजिक्स के अंदर अपने ईगो की वजह से उतना टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 1 राउंड 75 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, देखते ही आंसर टिक लगाना है। और ऐसे क्वेश्चंस 100 बहुत इजीली मिल जाएंगे। नीट एग्जाम के अंदर 120 से 140 सवाल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं, उसके बाद 30 सवाल ऐसे आते हैं जो मॉडरेट लेवल होते हैं, सिर्फ 10 सवाल होते हैं जो आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं। इसलिए सबसे पहले इजी को निपटा के खत्म करो। ये आपका पावर प्ले है, आपका पावर प्ले है। आईपीएल का मैच चल रहा है, ये समझ के चलना है आपको, आईपीएल का मैच है, पावर प्ले है। पावर प्ले के अंदर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही खेलना है, सोचना ही नहीं है। क्योंकि देखो, सिली मिस्टेक्स कब होंगी? लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम के लिए आपने बायोलॉजी को मान लो बचा के रख लिया, लास्ट टाइम ने आपने फिजिक्स को वो बचा के रख लिया जो आपको आता था, अब आते हुए के अंदर भी आप सिली मिस्टेक्स करके आ जाएंगे। इसलिए यहां पे जब आप खेलेंगे ना तो आपकी मिस्टेक्स की चांसेस नहीं होती है। अगर स्टार्टिंग के अंदर आजकल 80 रन बन रहे हैं ना आसानी से, तो वो इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर ही नहीं होता। प्रेशर कब आता है? 16 से 20 ओवर के बीच में। प्रेशर के अंदर इंसान ढेर हो जाता है। शांत दिमाग, कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी शांत दिमाग था, इसीलिए लास्ट ओवर के अंदर
वो बैटिंग करने आते हैं। उन्हें कैप्टन कूल इसीलिए बोला जाता है, उन्हें फिनिशर इसीलिए बोला जाता है। फिनिशर्स के लिए ही एग्जाम बना हुआ है ना। आप लोगों को शांत दिमाग के साथ में स्टार्टिंग के अंदर ये टारगेट अचीव करना ही करना है। सवाल आया, टिक किया, आगे आगे चलो। नहीं आ रहा है, छोड़ दो, गोला लगा दो उस सवाल पे। ईगो में नहीं फंसे रहना है। तीनों सब्जेक्ट 75 मिनट्स 100 क्वेश्चन, उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद पता क्या होगा, जब आपने ये 100 क्वेश्चंस करे हैं, उस टाइम में आपने वो जो क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने एक बार रीड तो किया था, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये पता है कौन करेगा, सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है। जब आप वापस से जाएंगे ना उस क्वेश्चन पे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एग्जाम देते हैं उस समय आपसे जो सवाल छूट जाते हैं, घर जाते समय या एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद में, या रात को जब आप सोने जा रहे हैं, उस समय वापस से आपको वो उसका आंसर याद आ जाता है जो आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व हुआ था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को ना एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही याद आया कि इसका आंसर तो ये था। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका उस पर वर्क कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर वर्क कर रहा है तो ये 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट 50 मिनट्स में बड़े आराम से हो जाएंगे। ये जो सिंगल डबल वाला टाइम होता है ना, जो पावर प्ले के बाद में वाला जो टाइम होता है, 7 से जो 15 ओवर 16 ओवर का टाइम जो होता है, वो है ये। आराम आराम से खेलना है, 1 से 1.5 मिनट आराम से ले सकते हैं आप, है ना। उसके बाद में राउंड 3 के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस, इनको डेथ ओवर्स बोल सकते हैं। इसके अंदर हाई सिली मिस्टेक्स के चांस है, इसीलिए वो चीजें जो आपको पहले से आती हैं वो गलत ना हो, इसलिए सारी चीजें पहले करवा दी है ना। ये जो डेथ ओवर्स है इसके अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब आप पावर प्ले बहुत अच्छा खेल चुके होंगे ना, आपकी टीम का स्कोर 140 रन होगा, आपका टीम का स्कोर 140 रन होगा, तो आप उसके बाद में पैनिक नहीं करेंगे। आप उसके बाद में आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब सिर्फ आपको रैंक के लिए खेलना है, और रैंक के लिए खेलने के लिए ये जो रिमेनिंग टाइम है इसके अंदर आप बड़ी ही शांति के साथ में, बड़ी ही शांति के साथ में बचा हुआ पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है इनके अंदर टफ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि एट द एंड आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जब आपके पास में 15 सवाल बाकी रह गए, आपने पूरा पेपर निपटा दिया, आपने 165 क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से सॉल्व कर दिए हैं, अब आपके पास में 15 क्वेश्चन रह गए। तो वहां पे काम आती है ये तुक्का स्ट्रेटेजी, है ना। जिन क्वेश्चंस की आपको हवा ही नहीं लगी, है ना, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जामिनर ये सोच के देता है कि इससे रैंक डिसाइड होगी। ये हो सकता है 5-6 सवाल आपको केमिस्ट्री में मिल जाए, 5-6 सवाल आपको फिजिक्स में मिल जाए, 3-4 सवाल बायोलॉजी में मिल जाए, यही रैंक डिसाइड करेंगे। और इन्हीं को आपको अटेम्प्ट करने के लिए, मैं उन सवालों की बात कर रहा हूँ जिनकी आपको हवा ही नहीं लगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुक्का स्ट्रेटेजी मारनी है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो उसी के साथ में जाना है, लेकिन बिल्कुल हवा नहीं लगी कि यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैंने कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कौन से टॉपिक से सवाल है। तब के लिए आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है तुक्का स्ट्रेटेजी। पहली चीज उसमें क्या है? पहली चीज है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के अंदर आप कैसे तुक्का मार सकते हैं, है ना। डू इट ऑन योर ओन रिस्क, है ना। 100% सही नहीं होते हैं तुक्के, ये सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए चीज़ें मैंने डिजाइन करी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में से उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई फिजिक्स का सवाल है, उसके अंदर आपसे किसी एक कैलकुलेशन को करने के बाद एक वैल्यू आनी है। एक आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड, है ना, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड। तो एलिमिनेशन रूल ये कहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज नहीं होती, आंसर अब इन दोनों में से होगा। 50-50 चांस है अब आपके इस आंसर को सही करने के। पहले क्या था, 1/4, 25% चांस था। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूं इसको, मैंने 50 सवाल ऐसे उठाए रैंडमली जो मैंने डिजाइन नहीं करे थे। फिजिक्स के मैंने 50 सवाल उठाए जिनके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को हटाया, मेरे मार्क्स पॉजिटिव में थे, मेरे 16 17 18 मार्क्स आराम से आ गए थे, है ना। तो अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके नेगेटिव में मार्क्स नहीं आएंगे, इस बात की अश्योरिटी है। सेकंड चीज,
जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, ये बात कर रहा हूं मैं बायोलॉजी के लिए, ये हमारी बात हो गई फिजिक्स के लिए, है ना, ये आ गई बायोलॉजी। उसके अंदर जो ऑलवेज और नेवर वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे बात करें कि ये ही होता है या ये कभी नहीं होता, उन चीजों में आपको एलिमिनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजन आ गया, और वो ऑलवेज वाली जो चीज है ना, जो नेवर वाली जो चीज है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रहा 100% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होती है ना। तो आपको जब आपके पास 15 क्वेश्चन बचे, उन 15 में से आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है कि न्यूमेरिकल वाला बचा है, स्टेटमेंट वाला बचा है, तब मुझे क्या दिमाग लगाना है। न्यूमेरिकल वाला बचा, सबसे पहले क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो मैक्सिमम मिनिमम। वैल्यू ये वाला बचा स्टेटमेंट वाला, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को रॉन्ग कर दो, आपके आंसर सही आने के चांसेस है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बी और सी आंसर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर सिर्फ आप ये सोचते हैं कि मैं बी या सी में से आंसर लगा के आऊँगा और मेरा सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ए बी सी डी चारों के ऑप्शंस लगभग लगभग बराबर होते हैं, है ना। और वही हमारे को लास्ट वाला ऑप्शन भी बताएगा, लास्ट वाला तुक्का भी बताएगा। एलिमिनेशन, कॉमन इंफॉर्मेशन को आपको फिल्टर आउट कर देना है। कॉमन इंफॉर्मेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक सवाल है, मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया, है ना, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक नॉर्मल सी वैल्यू लिखी, फॉर एग्जाम्पल 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जब बाकी के ऑप्शंस बनाऊंगा, जब मैं बाकी के ऑप्शंस बनाऊंगा, इसमें से एक वैल्यू हटा दी, इसमें से एक वैल्यू हटा दी, इसमें से एक वैल्यू हटा दी, मतलब मैं वो चीजें करूंगा जिससे मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बीइंग एन एग्जामिनर, है ना, या जो पेपर बनाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो ऑप्शंस आपको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ये चीज इसके अंदर कॉमन है, ये चीज इसके अंदर कॉमन है, आप उसको एलिमिनेट कर दो, है ना। जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको उसी पे टिक करना है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप 50-50 पे खेलेंगे, है ना, 50-50 पे खेलेंगे। तो कॉमन इन्फो को फिल्टर आउट कर देना है। लास्ट जो है आपके पास में, अब आपने सारी तुक्का स्ट्रेटेजी लगा ली, लास्ट में आपके पास बचता है 25% ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी। क्या है वो, कि देखो हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल ए है, मान लेते हैं कि 47 ए थे आंसर, है ना, बी है, पूरे एग्जाम के अंदर जो पूरा पेपर है उसके अंदर 43 जो है वो बी ऑप्शन थे, सी जो है वो मान लीजिए कि 40 थे, डी जो है आपके पास में 50 थे, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं आपने जब पूरा पेपर कर लिया, आपके पास में टाइम बचा हुआ है, आपके पास में 4 सवाल बचे हुए, पहला राउंड बहुत जल्दी हो गया, सेकंड राउंड बहुत जल्दी हो गया, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आपने तुक्के लगा लिए। अब आपके पास मान लेते हैं 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट में आपको 5 सवालों के आंसर स्टिक करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि मैंने ओएमआर के अंदर कितने ऑप्शंस कौन से वाले भरे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन ए भरा है 39 टाइम्स, ऑप्शन बी भरा है 45 टाइम्स, सी ऑप्शन भरा है मैंने 47 टाइम्स, डी ऑप्शन भरा है मैंने 44 टाइम्स। मतलब क्या है, ए ऑप्शन मैंने सबसे कम भरा है, मतलब हो सकता है कि ए ऑप्शन वाले ही सवाल रह गए हों। तो ऐसे में आप ऑप्शन ए के साथ में जा सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटेजी है और बहुत सारे लोग इसको बताते भी हैं, है ना। इससे आपके मार्क्स जो है पॉजिटिव में रहते हैं। इसके अलावा और भी कोई स्ट्रेटेजी हो तो उसको अंधाधुंध फॉलो मत करना। एग्जाम वाले दिन धुरंधर मत बनने की कोशिश करना, पहले ट्राई कर लेना। ये जो मैंने तुक्के बताए हैं इससे आपके मार्क्स पॉजिटिव में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आंसर सही हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में हम कुछ एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आ रही है ना। तो नींद नहीं आना एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है और उसके लिए आप इस तरह के मेलेटोनिन 5 mg, या फिर बता दे रहा हूँ, पहली बात तो डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। ये कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है,
जो सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ एक, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी होती है, किसी मतलब मान लीजिए कि आपने टैबलेट ली, आपके ऊपर ज़्यादा असर कर गया, आप ज़्यादा सो गए, इसीलिए इसको पहले टेस्ट कर लिया जाए एग्जाम से पहले, है ना। एग्जाम वाली रात को कुछ नया टेस्ट नहीं करना है। अगर आप टेस्ट कर चुके हैं, आपको इसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम से मिनिमम डोज 5 mg मेलाटोनिन, जिस ब्रांड में को बता रहा हूं उसी का 5 mg लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रांड का 5 mg ले लिया जाके और फिर सो गए, उठे ही नहीं। उसके अलावा जिन लोगों को एंजाइटी हो रही है, जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोप्रानोल ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको सिंपली क्या रखना है, आप बीटा ब्लॉकर यूज रख सकते हैं ना, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को 20 mg से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि 10 to 40 mg बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं, लेकिन मैंने फिर बोला कि धुरंधर नहीं बनना है ना। धुरंधर एग्जाम वाले दिन के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बताया है जो एंजाइटी होती है जिनको, है ना, उन लोगों के लिए बताया है। 20 mg से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। अब बात कर ले हैं मेफ्टल्सपास की, जिन लोगों को क्रैम्प्स है ना, एग्जाम वाले दिन बॉडी पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं, ये वो सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी है ना, ये वो सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी है। मेडिकेशंस मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप अपने रिस्क पे लेंगे। क्यों? मैं ट्राई कर चुका हूँ, परफॉर्मेंस ड्रग है, बहुत अच्छा है ना, लेकिन सबकी बॉडी अलग होती है। कोई भी डॉक्टर हर एक पेशेंट के लिए ये नहीं बोल सकता कि आपको यही दवाई सूट करेगी। पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब मैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेने वाला हूँ, जो केमिस्ट्री का आखिरी सेशन होगा इस साल के स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट 2026 में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, है ना, उनके लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। और इस सेशन के अंदर ये देखिए, हम केमिस्ट्री का कत्ल कर देंगे। एक ही सेशन के अंदर हम केमिस्ट्री के सिर्फ, देखो ऐसा नहीं होता है कि आप अगर लास्ट डे पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। पूरी केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। कितना पढ़ाऊंगा? जितना आप एक बार में या एग्जाम से पहले वाले दिन पढ़ के मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक जा सकते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब नया कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो चीजें रिवाइज करवा देंगे जो आपको आती है या जिसपे से सवाल कंफर्म आएगा। इस सेशन में से, ये जो एपिसोड लास्ट है ना, इसके अंदर से कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूं मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये बात मैं आज लिख के जा रहा हूं इस सेशन के अंदर। 10 to 15 क्वेश्चंस, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना। लास्ट एपिसोड रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्योंकि मुझे, जैसा प्रवीण सर ने बताया, बायोलॉजी का भी आपको कल एक सेशन मिलने वाला है और फिजिक्स का भी एक सेशन मिलने वाला है ना। इन दोनों के आपको एक एक सेशन मिलेंगे, जिसके अंदर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2026, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं, इन्हीं सेशंस में से आएंगे। अगर आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से करते हैं, अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कल वाला सेशन प्रॉपरली करते हैं, तो आप अपने मार्क्स को 100 से इंक्रीज कर सकते हैं। 100 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, आप कल के तीनों सेशन देखिए, आपके 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और 100 मार्क्स का मतलब आपकी रैंक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी।
अगर आप सिलेक्शन के करीब थे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 100 मार्क्स के अंदर आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा अंधाधुंध नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग लिमिटेड कंटेंट देते हैं। जो पिछली बार नीट का पेपर था बहुत ज़्यादा हवा बन गया, उसके बाद से टीचर्स ने अंधाधुंध पढ़ाया है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है वो पढ़ाया। यार एक सवाल आने वाला है, मान लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि एक सवाल ऐसा है, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ आ गया, या टफ नहीं बोल के मैं इसको बोल देता हूं आउट ऑफ सिलेबस। मान लो किसी भी साल अगर एनटीए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देता है, अब क्या करेंगे सभी टीचर्स पूरे हिंदुस्तान के? उस एक क्वेश्चन की वजह से पूरे कोर्स के अंदर वो चीजें घुसेड़ देंगे जिसका कोई सेंस नहीं है। अरे जो 179 जो सवाल आ रहे हैं, 100, मैं तो बोल रहा हूँ 170 सवाल भी अगर आपके कोर्स में से आ रहे हैं, है ना, 10 सवाल आउट ऑफ कोर्स है, मान लेते हैं, 10 सवाल के चक्कर में आप पूरे पूरे पेपर का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के उन टीचर्स से जो ये सब कर रहे हैं। लिमिटेड पढ़ो, जितना हर साल आता है उतना ही पढ़ो। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 2 मई है कल, 2 मई को रात को 10 बजे आपको शट डाउन हो जाना है ना। उसके बाद में आपको नहीं पढ़ना, उसके बाद में आपको पढ़ना तो है ही नहीं। क्या कर सकते हो, सुबह उठ के कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, कुछ अच्छे लोगों की बायोग्राफी देख सकते हो, है ना, गाने सुन सकते हो। अगर कुछ रिवीजन का कुछ कहीं पे चल रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ा रहे हैं, कुछ रिवीजन ऐसा करवा रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब मान सकते हैं कि बहुत अच्छे से आते हैं, वही टॉपिक्स देखने हैं। जो बहुत अच्छे से आते हैं सिर्फ वही देखना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ पे आपको शट डाउन हो जाना है, यहाँ पे आपको शट डाउन हो जाना है, शट डाउन, कंप्लीटली शट डाउन। ठीक है, इसके बाद में ये सेशन मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। जिन भी लोगों का इस बार की तैयारी प्रॉपरली नहीं हो पाया, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर हमारी इस बार की तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप कल के सेशंस देखिए, आपका कुछ ना कुछ स्कोर इंक्रीज होगा। इसके बाद में आपके लिए हम पूरे साल मेहनत करने के लिए रेडी हैं। जिन भी बच्चों ने पिछले साल तैयारी नहीं करी थी, उन्हें हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे पढ़ाते हैं, है ना। यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर कंटेंट देते हैं, ऐप के ऊपर हमारा ऐप है, हेलिक्स इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, है ना। आप वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपरली सेशंस देखने को मिलेंगे, कोर्सेज देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन भी स्टार्ट कर चुके हैं, और ऑफलाइन के ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम ऑफलाइन के बैच जब लॉन्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ऑफलाइन में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा साफ सीधी बात यह है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा, आप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप कल के तीनों सेशंस देखने के बाद एटलीस्ट 100 नंबर का इंक्रीमेंट लेके आ सकते हैं अपने फाइनल डे के जो आपका रिजल्ट आने वाला है, जो आप OMR फिल करके आएंगे, जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, उसके अंदर 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट अगर आपका होता है तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाएंगे। कुछ लोग रैंक भी बहुत अच्छी ले आएंगे उससे, है ना। इसके अलावा जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके लिए हम लोग प्रॉपर कॉलेज काउंसलिंग भी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग पूरी शिद्दत से अगर पढ़ के आए हैं, पूरे साल आपने मेहनत करी, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अगर आप हारेंगे नहीं, आप नीट एग्जाम को क्रैक करेंगे, और क्रैक करने के बाद क्या करना है, कॉलेज में जाना है ना। और कॉलेज में जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, है ना। और काउंसलिंग के अंदर हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम हमारी टीम
पूरी टीम आपकी काउंसलिंग के ऊपर काम करेगी। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं जो आपके स्कोर के हिसाब से परफेक्ट मेडिकल कॉलेज, आपकी सिटी को देखते हुए, आपके मार्क्स को देखते हुए, आपकी कैटेगरी को देखते हुए आपको परफेक्ट कॉलेज बताएंगे, है ना, परफेक्ट। और उसी के साथ में आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे। ये अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम अब्रॉड भी जाके तैयारी करें, है ना, तो हम लोग आपको अब्रॉड भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स करवाने में हेल्प करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस, है ना, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे, या इंडिया के बाहर जो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, अंडररेटेड हैं, उनकी फीस कम है, हम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के साथ में लगातार कांटेक्ट में हैं। हमसे आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रेवाड़ी शहर के अंदर हम लोगों ने इंस्टीट्यूट अपना ओपन करा है और 15 मई से ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट है ना। मेरा नंबर है, क्या है मेरा नंबर, भूल गया, 6367939989। ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल मत करने लग जाना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी सभी लोगों को रिप्लाई करूंगा, है ना। चाहे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपकी एग्जाम के बाद में काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए, अगर आप एब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, या आप इंडिया के अंदर रह के बीडीएस, आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं हम सब के अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मेन फोकस आपका यहाँ पे रहना चाहिए। पिछले साल का जो पेपर रहा उसको देखते हुए कट ऑफ, अगर आप सोच रहे हैं कि 500 नंबर पे चली जाएगी तो वैसा नहीं होने वाला है। अगर आप उससे पिछले साल को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो है 650 पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वैसा भी नहीं होगा। कट ऑफ जो है बिल्कुल मिड में रहने वाली है ना। कट ऑफ मिड में रहेगी। पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। एनटीए सिर्फ बच्चों की टांग खिंचाई कर रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। शुभ रात्रि।